नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम काउपर द्वारा लिखी गई एक पोएम ऑन द रिसिप्ट ऑफ माय मदर्स पिक्चर। तो पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपको इस पोएम से संबंधित जानकारी दे दूं, जिससे आपको यह पोएम अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, इस पोएम का नाम है ऑन द रिसिप्ट ऑफ माय मदर्स पिक्चर, जिसे ऑन द रिसिप्ट ऑफ माय मदर्स पिक्चर आउट ऑफ नॉर्फोक के नाम से भी जाना जाता है। यह पोएम विलियम काउपर द्वारा लिखी गई है और यह एक एलिजी है। दोस्तों, एलिजी एक शोक गीत होता है अथवा दुख भरा गीत होता है जो आमतौर पर किसी की मृत्यु के बाद उसकी याद में गाया जाता है। यह पोएम भी एक एलिजी की फॉर्म में लिखी गई है। इसे कवि ने उदासी के साथ लिखा है और इस पोएम को 1798 में पब्लिश किया गया। इस पोएम में 6 स्टैंजाज हैं और इन्हें इयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है और जो इसके कपलेट है वो हीरोइक कपलेट की फॉर्म में है। दोस्तों, इस पोएम को विलियम कूपर ने अपनी माँ की याद में लिखा है। कवि की माँ का नाम एन कूपर था और 1937 में 36 वर्ष की उम्र में उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उस समय कवि की उम्र 6 वर्ष थी। कवि के पिता जॉन कूपर ने अपनी पत्नी की याद में एक स्मारक बनवाया है, जिस पर एक शिलालेख अथवा इंस्क्रिप्शन लिखा गया है। उस इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि यहाँ कब्र में एक अच्छी माँ और सबसे दयालु पत्नी को दफनाया गया है। विलियम कूपर ने यह पोएम तब लिखी थी जब उसकी उम्र 58 वर्ष हो चुकी थी, क्योंकि उस समय उसकी एक कज़न मिस एन बोथम ने उन्हें उनकी माँ की या कवि की माँ की एक तस्वीर उन्हें उपहार में दी थी। कवि ने उपहार लेने के बाद एन बोथम से कहा था, हर प्राणी जो मेरी माँ से संबंध रखता है वह मुझे बहुत प्यारा है, इसलिए मैं तुम्हें भी बहुत प्रेम करता हूँ, मेरी माँ की खातिर और तुम्हारी खातिर। कवि ने अपनी माँ के प्रति प्रेम को दर्शाने के लिए यह कहा है कि वह ब्रिटिश ताज के सबसे कीमती रत्न की अपेक्षा इस तस्वीर को अपने पास रखना पसंद करेंगे, जो कि उनकी माँ की है। यह कविता इसलिए लिखी गई थी क्योंकि उनकी माँ उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी या वह उससे बहुत प्यार करता था। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। ओ दैट दोज लिप्स हैड लैंग्वेज, लाइफ हैड पास्ड विद मी बट रफली सिंस आई हियर्ड द लास्ट। दोज लिप्स आर thine, thy own sweet smiles I see, the same that often in childhood so called me. Voice only fails, else how distinct they say. Grieve not, my child, chase all thy fears away. The meek intelligence of those dear eyes. Blessed be the art that can immortalize, the art that beflies time's tyrannic claim. To quench it here shines on me still the same। इन लाइनों में कवि अपनी माँ की बोली के बारे में बात करता है कि उसे अपनी माँ की बोली बहुत अच्छी तरह याद है। कवि का जीवन जीना अपनी माँ और उसके दयालु शब्दों के बिना बहुत कठिन था। कवि को अपनी माँ की मधुर मुस्कान याद है, जो सिर्फ उसकी माँ के होठों से ही निकल सकती है, जिसे सुनकर कवि को बचपन में बहुत सुकून मिलता था। कवि उसकी माँ की आवाज़ अब नहीं सुन सकता, लेकिन फिर भी उसे अपनी माँ की पुरानी बातें स्पष्ट रूप से याद हैं, जो कवि को दुखी न होने और डर को दूर भगाने के लिए प्रेरित करती हैं। कवि को अपनी माँ की कोमल व सुंदर आंखें आज भी अच्छी तरह याद हैं, जो अब भी कवि को ऐसे ही नज़र आती है। कवि कहता है कि जो कला या आर्ट व्यक्ति की कुछ चीज़ों को अमर कर देती है वह धन्य है। वह कला जो बीते हुए समय के दावों को भी पछाड़ देती है। लेकिन कवि के मन में वो पुरानी यादें आज भी कला या किसी आर्ट की फॉर्म में मौजूद हैं। फेथफुल रिमेम्बरेंस ऑफ वन सो डियर, ओ वेलकम गेस्ट थरो अनएक्सेप्टेड हियर, who biddest me honor with an artless song, affectionate a mother lost so long. I will obey, not willingly alone, but gladly as the precept were her own. And while that face renew my frail grief, fancy shall wave a charm of my relief, shall step me in Alcian reverie, a momentary dream that thou art see। इन लाइनों में कवि कहता है कि वह अपनी माँ की सभी यादों का स्वागत करता है,
जो उसकी माँ की तस्वीर से प्रेरित है। वह अपनी माँ की प्यार भरी उपस्थिति से खुद को सम्मानित महसूस करता है, क्योंकि वह बहुत लंबे समय से उसके पास नहीं थी। कवि अपनी माँ की सारी बातें मानने या उसकी आज्ञा मानने को तैयार है, जो भी उसकी माँ कहे। चित्र के रूप में कवि की माँ का चेहरा कवि के दुख को नया कर देता है, जो उसे पहले कुछ समय तक भूल चुका था। कवि के विचार में वह अपनी माँ के लिए आकर्षित हो जाता है, या उससे यह कवि को राहत देने के लिए एक जादू पैदा करती है। कवि एक क्षण इस तरह सोचता है कि वह उसकी माँ आज भी जीवित है। माई मदर व्हेन आई लर्न दैट दाउ वास्ट डेड, से वास्ट दाउ कॉन्शियस ऑफ द टीयर्स shed. However, they spread over the showering sun. Such even then life's journey is just begun. Perhaps thou gavest me through unseen a kiss. Perhaps a tear if souls can weep in bliss. Ah, that material smile, it answers yes. I hear the bell tolled on thy burial day. I saw the heiress that wore thee slow away, and turning from my nursery window drew a long long sigh and wept a last adieu। इन लाइनों में कवि फिर अपने दुख का खुलासा करता है, जब उसको अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दिया था। कवि कई ऐसे सवाल उठाता है जो उसकी माँ की मृत्यु के दौरान कवि द्वारा सहे गए दर्द को प्रकट करते हैं। कवि अपनी माँ से सवाल पूछता है कि क्या वह उसके द्वारा बहाए गए आंसुओं के बारे में जानती है। जब तुम्हारी मृत्यु हुई थी, उसके बाद क्या तुम्हारी आत्मा उसके टूटे और दुख से भरे बेटे पर मंडरा रही थी, जो बहुत दुखी था, और उसके जीवन की यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई थी, क्योंकि कवि की उम्र उस समय 6 वर्ष ही थी। फिर कवि सोचता है कि उसकी माँ की आत्मा ने उसे किस किया हो, या उसके साथ आंसू बहाकर उसे दिलासा या सांत्वना दी हो। और फिर कवि सोचता है कि आत्माएं यदि खुशी में रोती हैं, तो फिर वह उसके पास खड़ी हंस रही होगी। कवि कहता है कि उसे अपनी माँ की मृत्यु के बाद दफनाने के दिन जो घंटियाँ बजती हैं, उसकी धीमी आवाज़ आज भी याद है। दोस्तों, क्रिश्चियन धर्म में जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है और उसे दफनाने के लिए ले जाते हैं, तो उस समय धीमी धीमी आवाज़ में घंटी बजाई जाती है। कवि उसी घंटी के बारे में बात कर रहा है। और जब कवि की माँ के मृत शरीर को एक वाहन में ले जाया जा रहा था, उसे धीरे धीरे दूर जाते हुए कवि ने देखा। फिर कवि ने एक लंबी सांस ली और अपनी प्यारी माँ को अंतिम विदाई देते हुए रोने लगा। बट वॉज इट सच, इट वॉज वेयर दाउ आर्ट गॉन, एडियस एंड फेयरवेल्स आर ए साउंड अननोन। May I but meet thee on the peaceful shore, the parting sound shall pass my lips no more. Thy maidens graved themselves at my concern, often gave me promise of a quick return. What ardently I wished I long believed, and disappointed still was still deceived, by disappointment every day beguiled. Dope of tomorrow even from a child. Thus many a sad tomorrow came and went, till all my stock of infant sorrow spent. I learned at the submission to my lot, but though I less deplored the near forget। इन लाइनों में कवि कहता है कि उसकी माँ के मृत्यु के दिन की यादें आज भी उसके दिमाग में ताज़ा है। वह सोचता है कि उसकी दुनिया में अलविदा और विदाई अननोन धारणाएं हो सकती हैं। कवि अपनी माँ से फिर से मिलना चाहता है, ताकि उसे विदाई के शब्द न कहने पड़े, क्योंकि कवि को याद है कि किस तरह उसकी माँ की सहेलियाँ तथा दोस्तों और रिश्तेदारों ने उसे उसकी माँ के जल्द वापस आने के वादे किए हैं, जिससे कवि उन झूठे वादों पर विश्वास करते हुए लंबे समय से उसकी माँ की वापसी की कामना कर रहा है। निराशा कवि के मन में अब भी है, जिस कारण वह हर दिन और आने वाले कल को ठगा हुआ महसूस करता है, जिससे उसके दुख
का भंडार या उसके मन में बहुत दुख भर गया है। Where once we dwell, our name is heard no more. Children not thine have trod my nursery floor, and where the gardener robin day by day drew me to school along the public way, delighted with my bubble coach and wrapped in scarlet mantle warm and velvet capped. This now become a history little known, that once we called the pastoral house our own. Short-lived possessions, but the record fair, that memory keeps of all thy kindness there, still outlives many a storm that had affected 1,000 other themes less deeply traced. Thy nightly visit to my chamber made, that thou mightest know me safe and warmly laid। इन लाइनों में कवि अपने घर के बारे में दुख प्रकट करते हुए कहता है कि वह अपने घर को खो जाने पर बहुत दुखी है। जिस जगह पर वे काफ़ी समय से रह रहे थे, वहाँ पर अब उनके नाम नहीं सुनाई देते हैं। दूसरे लोगों के बच्चे अब कवि के घर के मैदान में खेलते हैं। कवि को अपने माली, जिसका नाम रॉबिन था, उसकी बहुत याद आती है, जो कवि को स्कूल लेकर जाता था, और स्कूल जाते समय कवि लाल रंग की शाल और मखमली टोपी पहना करता था। लेकिन अब सब यह इतिहास बन चुका है। उनका देहाती घर, जहाँ पर वो रहा करते थे, अब कुछ समय के लिए ही रह गया है। बचपन की सारी यादों का खो जाना इन लाइनों में स्पष्ट दिखाई देता है। और कवि को याद है कि कैसे उसकी माँ हर रात उसके कमरे में यह देखने के लिए आती थी कि वह सुरक्षित व स्वस्थ है या नहीं। Thy morning bounties ere I left my home, the biscuit or confectionery plum, the fragrant waters on my cheeks bestowed, by thy own hand till fresh they shone and glowed. All this and more endearing still than all, they constant flow of love that knew no fall, near roughened by those cataracts and breaks, that humor interposed too often makes. All this still legible in memory's page, and still to be shown to my latest age, adds joy to duty, makes me glad to pay such honors to thee as my numbers may. Perhaps a frail memorial but sincere, not scored in heaven through little noticed here। कवि कहता है कि जब कवि सुबह स्कूल के लिए निकलता तो उसकी माँ उसे निकलने से पहले बिस्कुट और कुछ कन्फेक्शनरी देती थी। कवि को याद है कि उसकी माँ उसके चेहरे पर तब तक क्रीम लगाती रहती थी जब तक कि कवि का चेहरा चमक न जाए। कवि इन सभी चीज़ों के ऊपर सबसे प्यारी चीज़ को याद करता है, यानी उसकी माँ के प्रेम को, जो लगातार एक धारा में चलता रहता है, जो कभी भी गुस्से में या किसी और परिस्थिति में कभी भी कम नहीं होता। लगातार उसकी माँ का प्रेम उसके लिए एक जैसा ही बना रहता है। कवि को उसकी माँ के सभी दयालु कार्य और कर्तव्यों के बारे में पता है, जिससे कवि को करने से सांसारिक खुशी मिलती है, और ये सभी चीज़ें कवि की मृत्यु तक या अंतिम समय तक उसका साथ देंगी। इस खुशी ने कवि को 58 वर्ष की उम्र में भी सक्षम बनाया है। कवि को इस बात का संदेह है कि उसकी माँ के लिए बनाया गया स्मारक शायद कभी कमज़ोर होगा, लेकिन कवि को इस बात पर पूरा भरोसा है कि स्वर्ग में बैठी कवि की माँ उसकी बेइज्जती नहीं होने देगी, भले ही इस संसार के लोग उसके समर्पण को अनदेखा कर दें। Could time his fight reversed restore the hours, when playing with the vastures tissued flowers, the violet, the pink and jasmine, I pricked them into paper with a pin, and thou wast happier than myself the while, couldst softly speak and stroke my head and smile. Could thy few pleasant hours again appear, might one wish bring them, would I wish them here. I would not trust my heart, the dear delight seems so to be desired, perhaps I might. But know what here we call our life is such,
so little to be loved, and thou so much, that I should ill requite thee to constrain thy unbound spirit into bounds again। इन लाइनों में कवि समय के बारे में कहता है कि क्या वह अपनी माँ के साथ बिताए गए घंटों को वापस लाकर समय के विपरीत चल सकता है, या वह इस तरह से समय को पलट सकता है, क्योंकि कवि को वह समय बहुत अच्छी तरह याद है जब वह उसकी माँ के कपड़ों पर लगे फूलों को उतारकर कागज़ पर पिन करके खेलता था। उसे उन पलों में अपनी माँ की मुस्कान विशेष रूप से याद है। तब उसकी माँ बहुत खुश होती थी और उससे धीरे धीरे बातें करती थी और साथ ही कवि के सिर पर हाथ फेरती थी। कवि चाहता है कि वे पल वापस आ जाएं। फिर कवि सोचता है कि क्या उसकी एक इच्छा उन पलों को वापस लाने के लिए काफ़ी है। वह अपनी माँ को वापस जीवन में लाने से रोक लेता है, क्योंकि कवि के जीवन में बहुत कम समय ऐसा बचा है जिससे प्यार किया जा सके। वह थोड़े से समय के लिए फिर से उसकी माँ की असीम आत्मा को फिर से इन बंधनों में नहीं बांधना चाहता। वह थोड़े से समय के लिए अपनी माँ से नहीं मिलना चाहता, क्योंकि कवि की उम्र अब काफ़ी हो चुकी है। Thou as a gallant bark from Elban's coast, the storms all weathered and the ocean crossed, shoots into port at some well-havened isles, where species breathe and brighter seasons smile. There sits quiescence on the flood that show her beauteous form reflected clear below, while airs impregnated with incense play. Around her fanning light her streamers gay. So thou with sails how swift hast reached the shore, where tempests never beat nor billows roar, and they loud concerts on the dangerous tide of life, long since has anchored at thy side. But me succors hoping to attain that rest, always from port withheld, always distressed. Me howling winds drive devious tempest tossed, sails ripped, seams opening wide and compass lost। दोस्तों, इन लाइनों में कवि अपनी माँ की तुलना एक जहाज से करते हुए कहता है कि कवि की माँ एल्बियन तट, दोस्तों जो कि पुराने समय में इंग्लैंड का नाम था, उससे आए एक शानदार जहाज, जिस जहाज का नाम गैलेनबार्ग था, उससे करते हुए कहता है कि उस जहाज ने सभी तूफानों का सामना किया है और सभी तूफानों से बचते हुए वह समुंदर को पार करके आसानी से और गति के साथ एक सुरक्षित बंदरगाह तक पहुंच गया, जहां बहुत सुंदर मौसम है और जहां मसाले बहुत हैं और यह स्वर्ग जैसी जगह है। कवि यह भारत के बारे में सब बोल रहा है। कवि अपनी माँ को जहाज तथा समुंदर के पानी पर शांति से बैठे हुए देखता है। कवि कहता है कि उसकी माँ भी गैलेनबार्ग जहाज की तरह अपनी मंजिल तक पहुँच चुकी है। कवि कहता है कि जहाज की तरह तूफानों से तेजी के साथ गुजरकर उसकी माँ भी स्वर्ग में अथवा शांतिपूर्ण स्थान पर पहुँच चुकी है। कवि भी अपनी माँ के पास पहुँचना चाहता है, लेकिन उसकी उम्मीद कमज़ोर है, क्योंकि वह हमेशा बंदरगाह तक पहुँच नहीं पाता और हवाएं उसे विचलित कर देती हैं। कवि कहता है कि वह उस जहाज की तरह है जो तूफान में हिलता है और जिसके पाल फट जाते हैं, जो टूट जाता है और उसका कंपास भी खो गया है, जिससे वह बंदरगाह की दिशा में नहीं जा पाता। एंड डे बाई डे सम करंट्स थ्वार्टिंग फोर्स सेट्स मी मोर डिसेंट फ्रॉम ए प्रोस्परस कोर्स, but oh the tough that thou art safe and he that thought is joy, arrive what may to me. My boast is not that I dissued my birth from lions enthroned and rulers of the earth. Higher far my proud pretensions rise, the son of parents passed into the skies. And how farewell time unrevoked, and now farewell time unrevoked has run his wonted course, yet what I wished is done.
his wanted course, yet what I wished is done. My contemplations help not south in vain. I seem that have lived my child over again, to have renewed the joys that once were mine, without the sin of violating thine. And while the wings of fancy still are free, and I can view the mimic shew of thee, time has built half succeeded in his theft, thyself removed the power to sloth me left। और अंत में कवि कहता है कि हर बीतता दिन कवि के लिए नई चुनौतियां लेकर आता है। धारा कभी उसका साथ नहीं देती और कवि को उस सुरक्षित स्थान तक पहुंचने से रोकती है जहां उसके माता पिता है। कवि इस बात से खुश है कि धरती पर उसकी स्थिति कुछ भी हो, उसके माता पिता सुरक्षित जगह पर हैं। कवि कहता है कि वह धरती पर चाहे राजघराने या शासकों के यहाँ पैदा बिल्कुल नहीं हुआ हो, लेकिन उसे इस बात पर गर्व है कि वह उन माता पिता का पुत्र है जो जिन्होंने स्वर्ग में स्थान बनाया है। कवि को अचानक यह एहसास होता है कि उसे अपनी माँ की यादों को अलविदा कहना चाहिए, लेकिन कवि संतुष्ट है कि उसकी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। इस उम्र में भी कवि अपने जीवन को फिर से जी पाया है। इस तरह वह अपनी माँ की शांति भंग किए बिना अपने बचपन की खुशियों को फिर से जी पाया है। कवि को इमेजिनेशंस द्वारा किए गए वादों से सुकून मिलता है और वह इमेजिनेशंस द्वारा अपनी माँ के साथ यादों की नकल करने का मौका लेता है। वह कहता है कि समय उसके लिए आधा ही सफल हुआ है। भले ही उसकी माँ भरोसा देने वाले शारीरिक तौर पर उसके साथ नहीं है, लेकिन उसकी माँ की यादें उसे सुकून देने के लिए बहुत सफिशिएंट हैं, या वह उसकी माँ की यादों के सहारे ही बहुत खुश है। दोस्तों, इसी के साथ ही है पोएम कंप्लीट होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी ट्रैक को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे आगे आने वाली हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।